नमस्कार दोस्तों, मैं विजय द फार्म नेशन कम्युनिटी से। आज फिर हमारे साथ विक्रम सिंधु जी हैं, जो जहर मुक्त खेती अभियान चला रहे हैं खांडा खेड़ी से। दोस्तों, विक्रम सिंधु जी जहर मुक्त खेती अभियान में दो लक्ष्य लेकर चले थे। एक तो किसान को बाजार से इनपुट नहीं खरीदना है, दूसरा किसान अपने आउटपुट का मूल्य स्वयं निर्धारित करे। तो आज विक्रम जी से जानते हैं कि कैसे स्टार्ट करे कोई जहर मुक्त खेती। देखिए जी, आज से 40-45 साल पहले सरकार ने हरित क्रांति नाम से जो सिस्टम शुरू कराया था, उस टाइम हमारे को ये समझाया गया था भाई भारत में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है और उस हिसाब से उपज कम हो रही है, तो अन्न की कमी को पूरा करने के लिए हरित क्रांति की जरूरत थी। सरकार ने उस हरित क्रांति में अपने पूरा सिस्टम डाल दिया। उस टाइम लोग कह रहे थे भाई हम ये यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, और सरकार ने किन्हीं तरीकों का प्रयोग करके, और आज 40-45 साल बाद वही लोग जो मना करया करते, आज वो कह रहे हैं भाई बगैर यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड के तो फसल हो ही नहीं सकती, दाना हो ही नहीं सकता। तो एक बात तो ये हमने समझनी पड़ेगी जी, जब इतना बड़ा सरकारी तंत्र को भी 30-35 साल लग गए किसानों के अंदर इस भाव को पैदा करने में, तो हम तो इसके खिलाफ, हाँ बिल्कुल भाई यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड नहीं यूज करना हमने, और हमारे पास कोई सिस्टम है नहीं। तो जो किसान ने अपने दिमाग में फीड कर रखी है बातें, उस भ्रम को तोड़ना सबसे बड़ी बात तो ये है जी। तो जो भी हमारे किसान साथी आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से पूरा जोर लेकर समझाने की भाई ये जो यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड है, ये आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज के लिए। चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, सामाजिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, वो तमाम सारी परेशानियों की जड़ यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड है। इसको जल्द से जल्द हमारे को बंद करना पड़ेगा, इसमें ही समझदारी है। तो इसको जो भ्रम है हमारे किसान साथी का, उसको तोड़ने के लिए हम ये अपील करते हैं किसान साथियों से, भाई वो एकदम अपने पूरे खेत में रासायनिक खेती बंद ना करे, प्राकृतिक खेती थोड़े एरिया से शुरू करे, 1 कनाल 2 कनाल आधे कनाल से। और उसको शुरू कैसे करना है उस मुद्दे पर हम आते हैं जी सीधा। सबसे पहले तो हमने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमने ये काम शुरू करना पड़ेगा। फिर इसको अच्छे से सीखना है, समझना है, और पूरी इच्छा शक्ति के साथ अपने खेत में इसको लागू करना है जी। अधूरे मन से ये काम नहीं हो सकता। खेती अपार संभावना का क्षेत्र है, और इसको हमने, ये जो कृषि विज्ञान है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जी। इस विज्ञान को हमने समझ के, सीख के और फिर लागू करना पड़ेगा। उसमें काफी सारी परेशानियां भी आएंगी, उन परेशानियों से पार पाना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले जी अपने उस रासायनिक खेत में, जिसको हमने प्राकृतिक की तरफ मूव करना है, उस रासायनिक खेत में तुलसी लगानी पड़ेगी जी। जैसे अभी अपना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सावन का महीना, बरसात का महीना है, तो सबसे पहले तुलसी लगाए, और तुलसी लगाने के बाद जब वो 1-1.5 महीने की तुलसी हो जाए, 1-1.5 फीट की तुलसी हो जाए, तो उसको उस खेत में ही मल्च कर दे जी। सबसे पहला कदम ये होना चाहिए जी, जी, जी। वो जो आपका खेत आपने तुलसी मल्च करके तैयार करा है, वो आपका प्राकृतिक खेती के लिए, जहर मुक्त खेती के लिए तैयार है। उसके बाद हमने 1 एकड़ में 7 से 8 ट्रैली देसी गाय का तैयार गोबर, देसी गाय का तैयार गोबर वो डालना है उस खेत में, और साथ की साथ 2000 लीटर गो कृपामृत बैक्टीरिया कल्चर पानी के साथ उस खेत में दे देना है जी। फिर जब वो खेत कितना टाइम में, ये कितने टाइम में करना है? साथ के साथ? नहीं नहीं, ठीक। हाँ साथ की साथ जी। जैसे आपने तुलसी मल्च करी, गोबर डाला और पानी लगा दिया, तो फिर जब वो बत्तर आवेगी, खेत हमारा बैत आवेगा जमीन,
उसमें हमने फिर जो जिस भी फसल की किसान साथी ने बुआई करनी है वो बुआई करे जी। वो आपका खेत ठीक है। तैयार है। उस बुआई करते समय हमने क्या ध्यान में रखना है, बीज उपचार करना है जी हमारा। बीज ठीक उपचार है। हम गो कृपा अमृत से कर सकते हैं या फिर बीजामृत बना के भी कर सकते हैं। और वो ठीक हर है। एक फसल का समय जो उस गो कृपा अमृत में डालने का रहेगा वो उस बीज के अनुसार रहेगा। जैसे जो सख्त परत का बीज है वो तो ज्यादा समय भी हम डाल सकते हैं उसमें, और जो नरम परत का हुँ, बीज है जी वो कम समय में डलेगा। तो ठीक है। बीजामृत के साथ बीज उपचार करके हम अपने बीज को खेत में लगाते समय ये ध्यान रखेंगे, उचित दिशा और दूरी के नियम का पालन करेंगे जी, फसल कोई भी हो। उचित हाँ, दिशा हाँ। और दूरी का नियम का पालन इसलिए करेंगे ताकि उस फसल पे सूर्य का प्रकाश उचित रूप में पड़े और हवा उचित रूप में क्रॉस हो सके। जैसे तीसरी चौथी में ध्यान आवेगा हमारा, हम पढ़ा करते जी, पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है सूर्य के प्रकाश से। तो जब हाँ, बिल्कुल। उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश उचित रूप में पड़ेगा नहीं या फिर इतना ज्यादा पड़ेगा, जैसे हम जो हरियाणा पंजाब में रहते हैं जी, यहाँ थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है। हाँ, हाँ, तो हाँ। ज्यादा पड़ेगा वो भी हानिकारक है काफी सारी फसलों में। तो हुँ, हुँ। उचित सूर्य का प्रकाश और उचित हवा के क्रॉसिंग की व्यवस्था में हम अपनी फसल को उचित दिशा और दूरी का नियम का पालन करके लगाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम नरमा लगाते हैं जी 5 फुट बाय 5 फुट, सरसों की खेती ठीक है। होगी 4 फुट बाय 4 फुट, गेहूं हुँ, हुँ। 1 फुट बाय 1 फुट, गन्ना हुँ, हुँ। 5 फुट बाय 5 फुट, 6 फुट बाय 6 फुट, या फिर कई सारे साथी बीज से बीज की दूरी 4 फुट रख देते हैं, लाइन से लाइन की दूरी 6, 7, 8 फुट गन्ने की रख देते हैं। अपनी सुविधा अनुसार वो उस चीज के ऊपर निर्भर करता है जी, हमने गन्ने के साथ सह फसल क्या लेनी है। जो ठीक है, बीच ठीक में है, ठीक जगह है। बचेगी उसका भी सदुपयोग करना है हमने। नाइट्रोजन फिक्सर जो हमारी फसलें हैं दलहन और तिलहन की, वो भी साथ हुँ, की साथ हमने लेनी है। ठीक, तो ठीक, उचित ठीक। दिशा और दूरी का नियम का पालन करके हम ये जो बताया मैंने, भाई गेहूं 1 फुट बाय 1 फुट, तो गेहूं की फसल का 1 फुट बाय 1 फुट का नाम लेते ही हमारे साथ किसान साथियों में बिचड़ जाएंगे एकदम। हाँ, भाई हाँ। ये क्या नौटंकी बता दिया आपने, क्योंकि हाँ, 1 फुट बाय 1 फुट पे बीज बोना गेहूं का मैन पावर नहीं है जी किसान के पास। तो ठीक, ठीक, ठीक। वो आज से लगाने की सोचेगा। लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगा आपको, अभी जो हमारे किसान साथी जिस ट्रैक्टर की मशीन के साथ बिजाई कर रहे हैं, हाँ, उसी हाँ। मशीन के साथ ये तरीका अपनाया जा सकता है जी। बस थोड़ा सा फेर बदलाव करना है। हमने जो खूड है, जैसे मशीन का हाँ, खूड है, एक खूड, दूसरा खूड, तीसरा खूड, चौथा खूड, तो हमने एक बीच वाला खूड बंद कर देना है जी, उसके अंदर फोम फंसा देंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो हाँ, वो ठीक है। दूरी बन जाएगी हमारी उचित। कुछ नहीं करा, एक फोम हुँ, फंसाया। फिर अंदर हाँ। जो चक्री घूमती है जी बीज उठाने के लिए, हमने हाँ, 3 हाँ। उसके सुराख बंद कर देने हैं और चौथा उसका खुला रखना है। तो ट्रैक्टर के ठीक है। साथ उसी मशीन के साथ सिर्फ फोम का या कपड़े का या गत्ते का प्रयोग करके हमने उस गेहूं को 1 फुट बाय 1 फुट की बिजाई के पे बो दिया। इसी तरह से बो दिया। तमाम सारे बीजों को हम गैप मेंटेन कर सकते हैं जी। और हुँ, अगर कोई किसान साथी ये कहता है भाई मेरे पास ट्रैक्टर मशीन नहीं है और मैं तो हाथ से ही बोऊंगा, तो उसके साथ भी हाँ। सीधा मैं आपको गणित बताऊंगा जी। आज की डेट में हमारा किसान साथी 50 किलो गेहूं का बीज बोए है। भी अगर कोई किसान साथी लगाता है तो हाथ से लगाओगा तो 2 से 3 किलो बीज में काम चल जाएगा। तो जो हुँ, किसान साथी का 45 किलो बीज बचा है, और हुँ, बीज गेहूं के की कीमत 30 रुपए किलो से कम नहीं है जी, तो उसका हाँ। 1300-1400 रुपया का जो बीज बचा है, अगर वो एक लेबरर को 500 रुपया में देगा और आज हाँ। से बीज लगाएगा तो भी उसका 500-700 रुपया का फायदा होगा। और रहता उसकी गेहूं की बिजाई भी आज से 1 फुट बाय 1 फुट पर बड़ी तसल्ली से हो जाएगी। और अगर ठीक, उसने ठीक। मशीन का प्रयोग करना है तो मशीन का मैंने बता ही दिया जी आपको। तो ठीक, इस ठीक, तरह ठीक। से अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई हमने
अपनी जमीन तैयार करी, उसकी बिजाई बीज उपचार से करके उचित दिशा और दूरी का नियम पालन करके बिजाई कर दी। उसके बाद अगला कदम है जी हमारा सिंचाई का। हरित क्रांति के बाद किसाना के दिमाग में एक बात घुसा दी गई है, उदाहरण के तौर पर जैसे गेहूं में भाई 21 दिन बाद पानी लगाना है और फल्ड इरिगेशन लगाते हैं हमारे यहाँ। तो मैं मतलब तथ्याधारित बात बताऊंगा आपको, जिस किले में हमने पड़े करके गेहूं की बिजाई करी है, 30 दिन की नमी उस किले में है। तो जब 21 दिन बाद आप पानी लगाओगे तो जरूरत तो है ही नहीं, और जब आप फल्ड इरिगेशन के माध्यम से उसको पानी का भर दोगे तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जो ही ऑक्सीजन की कमी होगी, गेहूं का पौधा हल्का पीला होना शुरू हो जाएगा। फिर किसान साथी के दिमाग में घुसा रखिए भाई खाद मांगा है यो, वो खाद दे देगा। खाद देते ही खाद नमी को ऑब्जर्व कर लेगा। फिर किसान साथी के दिमाग में क्या घुसा रखा है भाई अब यो पानी मांगे, तो खाद पानी के कुचक्कर से किसान को स्वयं अपने धैर्य विवेक से निकलना पड़ेगा। और जो ये 23 दिन का मैंने आपको बताया है जी, 30 दिन की जो नमी है, तो जितनी नमी है, जितनी उसकी पूर्ति हो चुकी है, उससे थोड़ा सा आगे चलना है हमने। क्यों चलना है उसका कारण बताता हूं जी मैं। जो ही हमने जरूरत के अनुसार पौधे को पानी दे दिया तो उसने अपनी जरूरत पूरी कर ली वहीं से। अगर हम उसमें थोड़ा सा सोक्का लगाएंगे, सोक्का का मतलब जी पानी थोड़ा सा लेट देंगे, तो उस पौधे की जड़ें पानी की तलाश में जमीन में गहराई की तरफ जाएंगी और गहरी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी वे। और अगर उसकी जड़ बड़ी होंगी तो वो बड़ी जड़ें ज्यादा मात्रा में जमीन से पोषक तत्व लेंगी और आपका पौधा स्वस्थ होगा। एक फायदा ये 30 दिन के बाद पानी लगाने का। दूसरा फायदा मैं बताऊंगा, हमने गेहूं की फसल बोई जी, 21 दिन बाद पानी लगा दिया तो साथ के साथ खरपतवार पैदा हो जाए हैं। और वो खरपतवार जो ये ट्रेडिशनल खेती करने वाले किसान है वो यूरिया भर भर के फेंकते हैं। वो गेहूं की फसल का तो कम लगा है, हमारी खरपतवार का ज्यादा लगा है, तो वो खरपतवार बड़ी फास्ट ग्रो हुए हैं, गेहूं की फसल को दबा ले हैं। अगर हम 40, 45, 50 दिन बाद पानी लगाएंगे तो वो जो खरपतवार पैदा नहीं होंगी, अगर होंगी तो वो गेहूं का पौधा उस टाइम एक बिलैत का हो, अगर वो उसको दबा लेगा। और फिर भी अगर वो खरपतवार हमारे से कंट्रोल नहीं हो रही है तो हमने जो 1 फुट बाय 1 फुट पे गेहूं की फसल लगाई है, उसके बीच को हम उस खरपतवार को निकाल देंगे जी, हाथ से चलने वाले टिलर के माध्यम से, कसी कसोले के माध्यम से। क्योंकि खरपतवार का कोई इलाज नहीं है जी, इसको तो हमने मैनेज करना पड़ेगा। इरिगेशन जो हमारी सिंचाई का तरीका है उसको मैनेज करके, और या फिर अपना हाथ के साथ, मैन पावर के साथ, या फिर छोटे औजार है उनकी मदद से। तो जो सिंचाई को किसान ने, जो हमारे कृषि साइंटिस्टा ने बताई है, उस तरीके से नहीं, किसान की जमीन और वहां का वातावरण का हिसाब तय उसने खुद डिसीजन लेना है। भाई ये मेरा पौधा, ये मेरी फसल, इसका 5वां हिस्सा जब तक ऊपर से पीला ना हो तब तक वो पौधा सरवाइव कर सके है जी। अच्छा विक्रम जी, आपने जैसे बताया एक वीट का एग्जाम्पल दिया, जैसे ये और एक में भी ये एग्जाम्पल किसी प्लेस से स्पेसिफिक भी हो, जगह से स्पेसिफिक हो। तो जैसे अगर मान लो थोड़ी सी जगह चेंज हो जाए या क्रॉप चेंज हो जाए, तो इसमें कितना ऊपर नीचे फर्क आएगा कि पैरामीटर और सिद्धांत वही रहेंगे जो आपने जैसे बताया? पानी का सिद्धांत जमीन के हिसाब से थोड़ा चेंज हो सकता है, फसल के हिसाब से थोड़ा चेंज हो सकता है, तो वो आपके एक्सपीरियंस पे जो आपका नॉलेज है थोड़ा उसके हिसाब से बताएं। देखिए बुनियादी बातें तो यही रहेंगी जी, लेकिन फसल देखी जाओगी। जैसे आप गेहूं की फसल का उदाहरण लेवा थे भाई, 21 दिन बाद इनने बता रखा अपने साइंटिस्टा ने, और इन्हीं साइंटिस्टा ने ये बताया रखा भाई जब आप पड़े करके कोई फसल बोओगे तो 30 दिन की नमी उसके अंदर रहेगी। अब वो 30 दिन की नमी जगह अलग अलग जगह पे भी डिपेंड करे है जी। हमारे यहाँ जो मौसम है नहीं, जैसे जो गर्मी का अप्रैल मई जून का महीना है, उसमें 30 दिन तो नहीं रहेगी नमी, जनवरी फरवरी में रहेगी,
ठीक है। नवंबर दिसंबर में अलग रहेगी। तो वो जो हमारे किसान साथी हैं नहीं जी, वो सारे वैज्ञानिक हैं, लेकिन उन्होंने अपना आप पे विश्वास करना छोड़ दिया। दिक्कतें यहाँ आ रही है, उन्होंने अपना ठीक है। आप पे विश्वास करना छोड़ के, और जिनका दूर दूर तक खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हुँ, अंदर एसी कमरे में कंप्यूटर का आगे बैठ के खेती को नहीं होवे जीवन। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल। जो सिस्टम चल रहा है वो उसमें नहीं जाएंगे हम अंदर तक, लेकिन हमारे हाँ, किसान साथी अपने धैर्य विवेक से, अपने विज्ञान के ऊपर, अपने बुजुर्गों के विज्ञान के ऊपर विश्वास करके जब इस रास्ता पावेगा तो वो अपना आप डिसाइड कर लेगा जी। हमारे किसान हुँ, साथी तो ये देख कर बता दिया करते भाई, अंडे ऊपर हैं तो ही बारिश तकड़ी होएगी, अंडे नीचे हैं तो ही बारिश कम होएगी। तो कम हो गई। ये समझ जाएंगे किसान साथी। ठीक, ठीक, ठीक। अलग-अलग फसल का अलग-अलग जगह पे और अलग-अलग मौसम में ये अलग-अलग दिन रहेंगे जी, ये यही लागू नहीं होंगे सारे के सारे। ये तो एक उदाहरण के तौर पे बात करी थी हमने, ये बात अपनी पूरी करने के लिए, समझाने के लिए। तो चलो। सिंचाई के बाद हम आते हैं जी अपना, जब हमारी फसल 1 महीने की होगी, तो हुँ, उसके हुँ। बाद हम हर 15 दिन बाद गो कृपामृत का स्प्रे करेंगे अपनी फसल चाहे कोई भी हो जी। ठीक, फसल ठीक, ठीक। कोई भी हो, ऊपर से स्प्रे हुँ, करना है हमने गो कृपामृत का हर 15 दिन बाद। और वो जो हर 15 दिन बाद का टाइम पीरियड है हमारा, समय का सर्कल है जो, वो इस हिसाब से हमने बनाना है। अमावस और पूर्णिमा, ये 2 हुँ, दिन हुँ। बताए हैं जी मैंने। गौर करने वाली बात है, चाहे वो रासायनिक खेती करने वाला किसान और प्राकृतिक खेती करने वाले के लिए तो है ही। अमावस बिल्कुल। और पूर्णिमा को कीट पतंगिया का मीटिंग टाइम होता है जी। ठीक, उसको ठीक, ठीक, हम ठीक। स्प्रे के माध्यम से डिस्टर्ब कर देंगे। डिस्टर्ब कर ठीक है, देंगे तो ठीक है। उनकी वंशवृद्धि रुकेगी। और हाँ, कीट पतंगिया की ज्यादा मात्रा ही तो बीमारी है, ना कि कीट पतंगे खत्म नहीं करने हमने जी, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, पहले बिल्कुल। भी बताया, हर बार कहता हूं मैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के खेती संभव है, प्रकृति के साथ खई पैड़ के दुश्मनाई बरत के खेती संभव नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये नहीं है, सृष्टि नहीं। सब जीवों के लिए है, अकेले किसानों के लिए नहीं है। और हर एक जीव का अपना महत्व है इस सृष्टि में, तो हमने जीव को खत्म नहीं करना, उनके साथ हाँ, सामंजस्य बिठा के खेती करनी है, उनकी वंश वृद्धि रोकनी है, उनको कंट्रोल में रखना है। तो जब अमावस और पूर्णिमा जो मैंने बताया है, हर 15 दिन बाद स्प्रे करना है। किसान साथी 1 दिन पहले अमावस और हुँ, पूर्णिमा का दिन और 1 दिन अगला, टोटल 72 घंटे का जो समय है, इस हुँ। समय में जरूर गो कृपामृत का स्प्रे कर दे। गो कृपामृत के अंदर डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल करने वाले बैक्टीरिया हैं, फंगस को कंट्रोल करने वाले बैक्टीरिया है, ग्रोथ प्रमोटर वाले बैक्टीरिया भी इस गो कृपामृत के अंदर ही हैं। तो जब हम ठीक, हर ठीक, 15 दिन बाद स्प्रे करेंगे तो पोषक तत्व तो पौधे को मिलते रहेंगे, उसका सारा सिस्टम है जो बना रखा है प्रकृति ने वो ठीक-ठाक चलता रहेगा। अब हुँ, जो एक और ध्यान देने वाली बात है जी, हमने 6 महीने पुराना आक, नीम, कनेर, पपड़ी, धतूरा जो कड़वे पत्ते हैं, उनको गोमूत्र में सड़ा के रखना है एक मटके में, उसका ढक्कन बंद करके। और जब ठीक। हमारे चारों तरफ जो ये ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं, ये किसान जब स्प्रे करने लगे, कीटनाशी का स्प्रे करने लगे, किसी कीट पतंगिया का उनके ऊपर, फसल के ऊपर आक्रमण हो, तब हमने एहतियात के तौर पे उस कड़वे पत्तियां का स्प्रे करना है जी, ताकि जो चारों तरफ से किसान साथियों ने जहरीली दवाइयां का छिड़काव करा है, वो कीट पतंगे वहां से उड़ के अपना जीवन बचाने के लिए आपके प्राकृतिक खेत में आएंगे। और जब हुँ, आप उसका स्प्रे कर दोगे तो वो कड़वा महसूस करेंगे उनको, और वो ठीक है। भ्रमित हो जाएंगे, भाई ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, और वो वहां से चले जाएंगे, हमने मारा नहीं ठीक, किसी को जी। ठीक, ठीक, वो ठीक, ठीक। भ्रमित होकर वहां से चले जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। हमने तो अपनी फसल को कीट पतंगों से बचाना है, ना कि कीट बताओ। पतंगियों को मारना है। हमारी मारना फसल है। बची ठीक, रहे, वो अपने रहे रहेंगे जी, चले जाएंगे इधर ठीक, उधर। ठीक, तो ठीक, ठीक। जैविक खेती का मूलभूत सिद्धांत जो हमने पिछले 12 साल में, हमारे जो दीपक सचदे जी थे, सुभाष पालेकर जी थे, भारत भूषण त्यागी जी थे, सुभाष देसाई जी थे,
इन सब से जो सीख के बात बताई है वो मैंने आपको कंक्लूजन निकाल के दिया है। अगर इन सारी चीजों को फॉलो करके हमारा प्राकृतिक खेती करने वाला किसान साथी आगे बढ़ेगा तो जो उसका भ्रम है भाई उसका नुकसान उसकी फसल कम होएगी, उसका भ्रम टूट जाएगा जी। और फिर मैं आपको प्लेटफार्म के माध्यम से कहना चाहता हूं भाई वो एकदम पूरा खेत का रिस्क ना ले, 1 कनाल 2 कनाल आधा एकड़ 1 एकड़ से शुरू करे और जब उसका भ्रम दूर हो जाए उसको विश्वास हो जाए फिर वो इस खेत पूरे खेत में इसको लागू कर दे। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के देखिए पैदा अपनी जमीन ने देनी है, किसी ठीक पद्धति है। ने नहीं देनी। मैं हाँ, किसान साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं भाई किसी बात को अन्यथा ना लें। हर एक जो सिखाने वाला है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है सिखाने की, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है उसको इस हिसाब से सीखते हैं, कितना समझते हैं और फिर कितना अपना खेत में लागू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे विक्रम सिंधु जी के साथ ढेर सारी जानकारी के साथ।